नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मनोज कुमार राव की किताब यशोदा, एक स्वयं प्रभा स्त्री की वास्तविक कहानी के कुछ हिस्सों पर। ये कहानी है यशोदा देवी की, चनपटिया की पूर्व जिला पार्षद, वो भी अनारक्षित सीट से। स्वयं प्रभा मतलब वो जो अपनी रोशनी खुद बने। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, और इसे काफी पसंद भी किया गया है। एक पद्मश्री सम्मानित लेखिका ने तो इसे आज के जमाने में सादी रोटी जैसा सुकून कहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पाठकों ने सराहा है, अवार्ड्स भी मिले हैं, और अब तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया है। तो आज हम इसी किताब के जरिए यशोदा देवी के जीवन के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी हिम्मत, उनका नेतृत्व, और कैसे उन्होंने उस वक्त समाज की बनी बनाई सोच को चुनौती दी जब महिलाओं के लिए बोलना भी मुश्किल था। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बचपन की एक घटना से। 9 हाथ की पगड़ी के 8 टुकड़े। सोचिए, सिर्फ 6 साल की थी यशोदा, और उन्होंने अपने पिता, जो गांव के मुखिया थे, ऊंची राजपूत जाति के, उनकी पगड़ी काट दी। हाँ, और सिर्फ काटी नहीं, हाँ। उसमें पोहा भरकर नेतुआ जाति के भूखे बच्चों को दे दिया। मतलब गजब की हिम्मत। बिल्कुल। ये सिर्फ दया की बात नहीं है। हाँ। जरा सोचिए, पगड़ी जो इज्जत का, सत्ता का प्रतीक है, उसे काटकर भूख मिटाना। ये बचपन में ही एक तरह से व्यवस्था पर सवाल था। यहीं से उनके स्वयं प्रभा होने का, मतलब अपनी राह खुद बनाने वाली शख्सियत का पहला संकेत मिलता है। सही कहा। और फिर एक और किस्सा है जो उनकी हिम्मत दिखाता है। 2 जादुई हाथ और 21,000 पार्थियां। हाँ। हुआ ये कि गांव के पंडितों ने गुटबाजी के कारण उनके पति फुलेना बाबू के घर पूजा करने से मना कर दिया। जी। और तब यशोदा जी ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी, खुद मिट्टी मंगवाई, उसे गूंथा, तैयार किया, और अपने हाथों से शिव परिवार और गणेश की 21,000 पार्थियां, मतलब छोटी मिट्टी की मूर्तियां बना डाली, और पूजा भी की। कमाल है। हाँ, ये उनकी रचनात्मकता और संकल्प तो दिखाता ही है, पर ये भी दिखाता है कि कैसे उस दौर में महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार का सामना भी खुद करना पड़ता था और उसका हल भी खुद ही निकालना पड़ता था। बाद में तो पंडित भी उनका लोहा मान गए। बिल्कुल। और फिर बेटियों की शिक्षा। करीब 50 साल पहले की बात है ये, जब गांव में लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, घर के काम, बस यही सिखाया जाता था। उन्होंने अपनी बेटियों को शहर भेजा। हाँ, वो भी एक प्रतिष्ठित ईसाई स्कूल में, सेंट टेरेसा। जी हैं, सेंट टेरेसा बालिका विद्यालय। कहती थीं कि उन्हें कवि की पंक्ति स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती से प्रेरणा मिली थी। ये उस जमाने के हिसाब से तो वाकई बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। ये दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण उनके लिए सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, वो ऐसे जी रही थी, अपने परिवार से शुरुआत कर रही थी। हालांकि ये भी सोचना होगा कि शायद ये उनके सामाजिक और आर्थिक रुतबे की वजह से मुमकिन हुआ। शायद हर महिला के लिए ये रास्ता उतना आसान न रहा हो। हाँ, ये बात भी है। अच्छा, उनकी बहादुरी के भी किस्से हैं। जैसे डकैतों का खतरा था तो रात में खुद ही घर की रखवाली करती थी। एक बार तो खिड़की से बाघ नाखा, वो होता है ना शेर के पंजे जैसा हथियार, हाँ हाँ, पारंपरिक हथियार, वही चलाकर किसी हमलावर को घायल भी कर दिया था। गजब। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं। इसके बाद उनका एक और रूप दिखता है। नाथू और यदु यादव जैसे कुछ नौजवान थे जो भटक रहे थे, डकैती के रास्ते पर जा सकते थे। तो यशोदा जी ने उन्हें रोका, उन्हें पनाह दी, सही रास्ता दिखाया। अच्छा। हाँ, तो एक तरफ अपनी रक्षा करने वाली निडर महिला, दूसरी तरफ एक तरह से समाज सुधारक भी। तभी तो वो बाद में बेतिया जेल निगरानी समिति के सदस्य भी बनी। क्या बात है। और ये सोचे, जब उनके पति विधायक बनकर पटना चले गए, तब की बात। यशोदा जी ने गांव में न सिर्फ बच्चे संभाले, बल्कि जमींदारी का जो रिवाज था उसे तोड़कर खुद खेतों का मैनेजमेंट देखने लगी। ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, कुलदेवी कानी माता की पूजा होती थी, उसमें महिलाओं को खुलकर भाग लेने की इजाजत नहीं थी पहले। उन्होंने वो भी करवाया। हाँ। सार्वजनिक रूप से भाग लेने की अनुमति ली। और फिर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, 14 पुरुषों के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो भी अनारक्षित सीट से, और जिला परिषद सदस्य बनी, और जिले की पहली महिला सदस्य थी वो। पहली महिला। जमींदारी संभालना, धार्मिक रिवाजों में बदलाव लाना, और फिर राजनीति में आना जी। ये सब उस वक्त की पितृसत्तात्मक सोच पर सीधी चोट थी। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। सही। और 80 के दशक की एक और मिसाल है।
उन्होंने मुसहर जाति की मजदूर महिलाओं की हालत देखी। ये समाज का बहुत ही वंचित तबका है जी, अक्सर बेहद गरीबी और ज्यादा बच्चों के बोझ तले दबे हुए। तो उनकी हालत देखकर यशोदा जी ने क्या किया, पहले खुद नसबंदी ऑपरेशन करवाया। खुद? ये तो बहुत हिम्मत की बात थी उस समय। हाँ, और फिर खुद मिसाल बनकर उन दर्जनों गरीब महिलाओं को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित किया, जागरूक किया। ये उनकी गहरी सामाजिक समझ और वंचितों के लिए जो उनकी चिंता थी उसे दिखाता है। स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर ऐसा नेतृत्व, वो भी उस जमाने में, कमाल की दूरदर्शिता थी। बिल्कुल। और फिर जीवन के आखिरी सालों में 70 के दशक में उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ हो गया। तीर्थयात्राएं की, अकेले में पूजा पाठ, जाप में ज्यादा समय बिताने लगीं, घर में भजन कीर्तन होने लगे। हाँ, एक तरह से जीवन का चक्र पूरा हुआ। बचपन की वो करुणा और विद्रोही तेवर से शुरुआत हुई, फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रियता रही, और अंत में आध्यात्मिक शांति की तलाश। तो इन किस्सों से यशोदा देवी की जो तस्वीर सामने आती है वो एक बहुत ही दयालु, बेहद साहसी, प्रगतिशील सोच वाली, साधन संपन्न और मजबूत इरादों वाली महिला की है। एक सच्ची स्वयं प्रभा स्त्री जिसने अपने समय की, समाज की सीमाओं को चुनौती दी और अपनी राह खुद बनाई। सही कहा। यशोदा की कहानी हमें उन असली नायकों की याद दिलाती है जिनका सशक्तिकरण किसी कैंपेन या नारेबाजी का मोहताज नहीं होता। ये कहानी दिखाती है कि कैसे पारंपरिक समाज के अंदर रहकर भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से बदलाव लाया जा सकता है, उसकी नींव रखी जा सकती है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, यशोदा देवी ने दशकों पहले अपने आसपास की कई जड़ हो चुकी मान्यताओं को अपनी खामोश लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति से बदला था। आज के दौर में ऐसी कौन सी सामाजिक मान्यताएं या नियम हैं जिन्हें शायद इसी तरह की शांत मगर अटूट चुनौती की जरूरत महसूस होती है?